ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर स्मॉल वैल्यू गुड्स। ठीक है, अगर स्मॉल वैल्यू गुड्स बेचे गए हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, जिसकी वैसे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस है या कुछ ऐसा है, जैसे हम कुछ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। ठीक है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं। जनरली वो इंस्टॉलमेंट एनुअल या हाफ ईयरली बेसिस की नहीं होती है, मंथली बेसिस पे होती है। छोटी वैल्यू का सामान है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए थे, किसी में गाड़ी खरीद रहे थे, किसी में मशीन खरीद रहे थे, किसी में ट्रक खरीद रहे थे, वो बड़ी वैल्यू का सामान अगर खरीदा गया था जिसपे इंस्टॉलमेंट जनरली हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे गिवन थी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर स्मॉल वैल्यू गुड्स बेचे गए हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी। ठीक है, तो जब भी स्मॉल वैल्यू गुड्स आपको दिए गए होंगे तो इसमें दो मेथड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। फर्स्ट इज दी हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड। ठीक है, इसको हायर परचेज ट्रेडिंग सिस्टम बोल सकते हैं। एंड सेकेंड इज दी स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। कहीं और सुना था स्टॉक एंड डेटा सिस्टम? कहां पर? याद नहीं है, सुना था सेमेस्टर 1 में ब्रांच अकाउंट किया था, वहां पर हमने स्टॉक एंड डेटा सिस्टम वहां पर भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपकी मर्जी रहेगी कौन सा मेथड आप फॉलो करके अपना आंसर निकालना चाहते हैं। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। या तो अगर उसने क्वेश्चन में लिखा होगा यूजिंग दिस मेथड या प्रिपेयर दीज अकाउंट्स, तो वहां से आपको उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आगे इनमें हम यूज करेंगे मेथड्स में। फर्स्ट टर्म इज दी शॉप स्टॉक अकाउंट। ठीक है, शॉप स्टॉक अकाउंट, और ध्यान रखना है ये वाला मेथड जो है इसमें जनरली बुक्स जो बनाई जाएंगी या एंट्री जो भी आपसे पूछी जाएंगी वो इन द बुक्स ऑफ वेंडर ही पूछी जाएंगी। ठीक है, परचेजर की बुक्स में ये वाले मेथड की एंट्री आपसे नहीं पूछी जाती है। वेंडर के अकॉर्डिंग जो भी एंट्रीज होंगी या जो भी अकाउंट्स होंगे वो जनरली इस केस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखता हूँ ये सारी टर्म्स। पहली टर्म हमने लिखी है शॉप स्टॉक अकाउंट। ठीक है, स्टॉक ऑफ द वेंडर लाइंग विद हिम। ठीक है, वेंडर का ही सामान है और उसके पास ही बचा है, जैसे हम जिसको नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक बोला करते थे अभी। ठीक है, नॉर्मल जब हम करते थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या होता था? ओपनिंग का मतलब साल के स्टार्टिंग में कितना सामान अनसोल्ड बचा हुआ है, सेम ऐसे ही साल के एंड पे जो सामान बचा हुआ है अनसोल्ड, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं। ठीक है, वो सामान किसका है? बिजनेसमैन का, जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर वही स्टॉक की बात कर रहे हैं कि वो अनसोल्ड गुड्स हैं जो अभी भी उसके गोडाउन में या उसके प्रेमिसेस में पड़े हुए हैं। ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट टर्म इज दी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज दी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। ठीक है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के नाम से गिवन हो सकता है, या कई क्वेश्चंस में ये टर्म यूज की गई होगी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। ठीक है, या इसको एक टर्म और यूज कर सकते हैं, स्टॉक ऑफ वेंडर लाइंग विद द कस्टमर्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि वेंडर का सामान है पर कस्टमर के पास पड़ा हुआ है? हायर परचेज पे बेचा था, क्रेडिट पे बेचा था, अभी जब तक उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है, जो अगर ड्यू भी नहीं है तो इसका मतलब वो सामान अभी वेंडर का है जब तक वो सारी इंस्टॉलमेंट उस पर पे नहीं की जाती। तो एक बार तो बेच दिया था, सामान पड़ा तो किसके पास है? कस्टमर के पास ही पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टॉक ऑफ द वेंडर लाइंग विद द कस्टमर्स के नाम से भी दिया गया हो सकता है। ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाना चाहिए है क्या चीज है, कि वेंडर का स्टॉक है क्योंकि उस पर इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू नहीं हुई थी। ठीक है, पर वो बेच दिया गया था क्रेडिट पे, पर वो पड़ा किसके पास है? कस्टमर के पास पड़ा है।
ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को हम हायर परचेज स्टॉक के नाम से डिनोट करें। ठीक है, लिखूं? वैसे ये स्टेटमेंट क्लियर हो जानी चाहिए इसी से कि स्टॉक ऑफ द वेंडर लाइंग विद द कस्टमर। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट भी बोला जाएगा या इसको हायर परचेज स्टॉक अकाउंट भी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दी, हाँ जी, मतलब खरीदने वाले के पास ही पड़ेगा लेकिन होएगा वो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वेंडर हूँ, आपने मेरे से कोई सामान खरीदा। फॉर एग्जाम्पल मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, आप एलईडी मुझसे खरीद लेके गए हैं। ठीक है जी, एलईडी टीवी आपने मुझसे खरीदा है, 80,000 का था, आपने 20-20,000 की इंस्टॉलमेंट बना दी, चार कि आप 4 महीने में पे करें। ठीक है, जब मैंने सामान बेचा, आपने मेरे को कोई पेमेंट नहीं की, तो जब तक आपसे पूरी पेमेंट नहीं आती, सामान तो मेरा है। पर आप तो ले गए उसी दिन, जिस दिन आप मेरे से खरीद के लेके गए, इंस्टॉलमेंट बनवा के आप साथ के साथ मुझसे वापस वो सामान ले गए हैं। अभी तक वो सामान मेरा है जो आपके पास पड़ा है, तो इस केस में उसको हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। ठीक है, दिस इज नोन एज द इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट मीन्स द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स that fell due during the year। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। ठीक है, एक आयुष को मैंने इंस्टॉलमेंट पे सामान बेचा, ऐसे मैंने 10-15 कस्टमर्स को सामान बेचा हुआ है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हैं, अलग अलग महीने वो मुझे पे करने वाले हैं। तो मेरे लिए एचपी डेटर्स या हायर परचेज डेटर्स अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी? वो सारी इंस्टॉलमेंट्स उन सारे कस्टमर्स के ऊपर जो करंट ईयर, मेरे करंट अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर जाती है। ठीक है, नॉट ड्यू जो इससे पीछे लिखा था, नॉट ड्यू मतलब इंस्टॉलमेंट्स मैंने बेच तो दी हैं पर करंट ईयर में वो ड्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आयुष का एग्जांपल लिया, 4 इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल 4 की जगह 14 इंस्टॉलमेंट्स होती। ठीक है, और 1 अप्रैल मेरे अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन पे ही मैंने उसको सामान बेच दिया होता, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाती? 12। तो ड्यू का मतलब वो डेटर्स अकाउंट को रिप्रेजेंट कर देती। 2 अगले साल में फॉल करती तो करंट ईयर के लिए नॉट ड्यू रहती वो, तो वो 2 इंस्टॉलमेंट एचपी स्टॉक अकाउंट को ड्यू डिनोट कर देती। ठीक है, टर्म समझ आती है? डेटर्स का मतलब वो सारी इंस्टॉलमेंट जो करंट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू हो जाएंगी। एचपी स्टॉक अकाउंट का मतलब है वो सारी इंस्टॉलमेंट जो करंट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं जो आगे हम यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आगे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वहां पर थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 दैट इज द हायर परचेज ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, हायर परचेज ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें जो मुझे अकाउंट बनाना होगा दैट इज दी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो मेरे फेयर आंसर का जो पार्ट है दैट इज दी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और इससे मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है टू द गिवन वेंडर। ठीक है, और ये चीज है मैंने अभी आपको वैसे बता दी है, ये बनते हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर। ठीक है, इसमें परचेजर की बुक्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इसमें वेंडर की बुक्स में ही रिस्पेक्टिव अकाउंट हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एक बार फॉर्मेट लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस में देखेंगे क्या करना है। डेबिट साइड पे जो पहली वैल्यू आएगी दैट इज दी ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस इसमें किसके किसके आएंगे? एचपी मतलब हायर परचेज स्टॉक अकाउंट का बैलेंस आएगा एंड हायर परचेज डेटर अकाउंट का बैलेंस आएगा। ठीक है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट का बैलेंस आपने लिखना है और हायर परचेज डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आपने लिख के दिखाना है। ठीक है, हायर परचेज स्टॉक का जो आपको बैलेंस दिया गया होगा दिस इज जनरली एट हायर परचेज प्राइस। ठीक है, एक बार लिख लीजिए फिर समझाता हूं हायर परचेज प्राइस यहां पर क्या है। ठीक है, जो एचपी स्टॉक अकाउंट आपको दिया गया होगा दैट इज दी हायर, दैट विल बी एट हायर परचेज प्राइस। अगर आपको ब्रांच वाला टॉपिक याद आता हो या कंसाइनमेंट का टॉपिक याद आता हो, वहां पर एक हमने टर्म की थी इनवॉइस प्राइस। क्या था इनवॉइस प्राइस? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम इनवॉइस प्राइस बोलते थे। ठीक है, गुड्स आर सोल्ड या गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट प्राइस, जिसने भी खरीदा उतने में ट्रांसफर,
गुड्स वो ट्रांसफर्ड एट इनवॉइस प्राइस, मतलब कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ा था, फिर आगे गुड्स को ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ हायर परचेज प्राइस उसी इनवॉइस प्राइस को डिनोट करती है। ठीक है, तो इस वाले मेथड में हायर परचेज प्राइस डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का टोटल नहीं होगा। इस केस में हायर परचेज प्राइस आपका क्या बन जाएगा? हायर परचेज प्राइस विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट में जितना प्रॉफिट जोड़ा गया है वो जो प्राइस बनेगी वो आपकी हायर परचेज प्राइस को यहाँ पर डिनोट करके, इनवॉइस प्राइस के लिए जहां हम इनवॉइस प्राइस बोल रहे थे, यहाँ उसी टर्म के लिए हम हायर परचेज प्राइस को टर्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यह हायर परचेज प्राइस पे होगी। अगर आपको वही टॉपिक वापस ब्रांच या कंसाइनमेंट पे लेके जाता हूं, जो चीज आईपी पे होती थी हम क्या करते थे, उसके ऑपोजिट साइड पे उसका रिजर्व या लोडिंग कैलकुलेट किया करते थे। तो यहां पर भी आपने वही करना है, बाय साइड पे बाय स्टॉक रिजर्व, दैट इज द लोडिंग या प्रॉफिट इन दिस ओपनिंग बैलेंस। पर ध्यान रखना है कौन सा ओपनिंग बैलेंस, सिर्फ स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि डेटर्स अकाउंट में हायर परचेज प्राइस वाला कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी, एचएस। तो एचपी स्टॉक अकाउंट ये आपको हायर परचेज प्राइस पे दिया गया होगा, तो उसमें जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट निकाल के मुझे बाय साइड पे उस प्रॉफिट को एज अ स्टॉक रिजर्व कैंसिल आउट करना होगा। ब्रांच में करते थे, कंसाइनमेंट में करते थे कि अगर कोई एंट्री आईटी पे होती थी, रिवर्स साइड पे उसका प्रॉफिट कैंसिल आउट किया करते थे। ठीक है, डेबिट साइड की नेक्स्ट एंट्री दैट इज गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये भी होगा एट हायर परचेज प्राइस। तो ये भी चीज अगर हायर परचेज प्राइस पे है तो इसका भी प्रॉफिट रिवर्स साइड पे कैंसिल करना है। तो बाय साइड पे बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, जो भी इसमें प्रॉफिट या लोडिंग आपने कैलकुलेट किए है। ठीक है, तो इस वैल्यू में जितना भी प्रॉफिट है उसको आपने रिवर्स साइड पे कैंसिल कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना है कॉस्ट पे एंट्रीज को कन्वर्ट नहीं करना, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के नंबर काट लेगा। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि इन्हीं प्राइजेस को कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट कर दें, आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो प्रेजेंटेशन के नंबर काट सकता है। आपने नॉर्मल प्राइजेस पे एंट्री डालनी है और उसके रिवर्स साइड पे उनके प्रॉफिट्स को कैंसिल कर देना है। ठीक है, बाय साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है बाय कैश रिसीव्ड। अब हायर परचेज सिस्टम में कैश किस किस चीज के लिए दे सकता है वो कस्टमर, या तो डाउन पेमेंट देगा या इंस्टॉलमेंट देगा। तो दोनों चीजें हैं, अगर उसने डाउन पेमेंट पे की है वो भी आ जाएगी वैल्यू, अगर उसने इंस्टॉलमेंट पे की है वो भी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, तो वेंडर के लिए कैश रिसीव किस तरीके से हो सकता है अंडर द हायर परचेज सिस्टम, या तो अगर कस्टमर डाउन पेमेंट देगा उस केस में उसको कैश रिसीव होगा, या तो अगर कस्टमर उसको इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो उसको कैश रिसीव होगा। तो दोनों केसेस को यहां पर आपने बाय साइड पे बाय कैश रिसीव में इंक्लूड करके दिखा देना। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री बाय गुड्स रीपोजेस्ड। ठीक है, बाय साइड पे बाय गुड्स रीपोजेस्ड, किस वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू। ये एग्रीड वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन में आपको इजी हो जाएगा समझना, अभी के लिए सिर्फ लिख लीजिए फॉर्मेट में। यहाँ पर गुड्स रीपोजेस की कौन सी वैल्यू आएगी, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू में जो वेंडर है वो सामान को रिपोजेस करके लेके जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने आयुष ने मेरे से टीवी खरीदा था, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, मैं कहता हूँ ये मैं 20,000 की वैल्यू लगाता हूँ इस टीवी की और आपसे वापस ले जाता हूँ, तो 20,000 ये एग्रीड वैल्यू बन जाएगी कि जो वैल्यू में वेंडर एक्चुअली इस सामान को वापस से रिपोजेस कर रहा है। ठीक है जी, ऐसे चले तो एक्चुअली ये टर्म्स कैसे यूज करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो जैसे ओपनिंग बैलेंसेस टू साइड पर डाले थे, वैसे क्लोजिंग बैलेंसेस बाय साइड पे आ जाएंगे। बाय क्लोजिंग बैलेंसेस दोबारा से एचपी स्टॉक अकाउंट का हो सकता है और एचपी डेटर्स अकाउंट का हो सकता है। ठीक है, एचपी स्टॉक अकाउंट का जैसे ओपनिंग बैलेंस था वैसे ही एचपी डेटर्स अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया। तो एचपी स्टॉक अकाउंट दोबारा से हायर परचेज प्राइस पे हो सकता है। हायर परचेज प्राइस का मतलब है दोबारा से आपको क्या करना होगा, इसके ऑपोजिट साइड पे इसका प्रॉफिट कैंसिल आउट करना होगा। तो टू साइड पे टू स्टॉक रिजर्व, प्रॉफिट या लोडिंग जिसको हम बोल रहे हैं इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द एचपी स्टॉक अकाउंट।
ठीक है, तो एचपी स्टॉक अकाउंट की जो क्लोजिंग वैल्यू है उसमें जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उसको भी मैंने डेबिट साइड पे कैंसिल करके दिखा दिया। ठीक है, डेबिट साइड पे एक एंट्री और डलेगी टू हायर परचेज एक्सपेंसेस। हाँ जी, नहीं इसकी नहीं, उसकी तो स्टॉक रिजर्व के नाम से डाल दी एंट्री। हाँ, 3 चीजों में एचपी प्राइस होगा, ओपनिंग एचपी स्टॉक में, गुड्स सोल्ड में, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एचपी स्टॉक। इसका प्रॉफिट ऑपोजिट साइड पे कैंसिल करना ना, इसका डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट किया, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट किया, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, और किसी का नहीं। एक्सपेंसिव नहीं है, इसको खत्म करने के, ये तो स्टॉक रिजर्व है, एक्सपेंसेस अलग से एंट्री। ठीक है, ये एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है कि उसने ये भी खर्चे इंकर किए थे हायर परचेज पे सामान बेचने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर आपने डेबिट कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने डालनी है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर टू साइड पे आएगा तो दैट विल बी द प्रॉफिट, बाय साइड पे आएगा तो दैट विल बी द लॉस। ठीक है, तो एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा फेयर आंसर था हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे मैंने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। इस अकाउंट को बनाने के लिए इसके सपोर्टिंग में आपको कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा फेयर आंसर होगा जिसमें मुझे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ वर्किंग नोट्स भी हमें बनाने पड़ सकते हैं, जिसमें पहला जो वर्किंग नोट बन सकता है दैट इज द शॉप स्टॉक अकाउंट। हाँ जी, शॉप स्टॉक की वैल्यू नहीं आई, पर इसकी एक चीज ऐसी है जो आगे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में यूज होती है। हाँ जी, ठीक है, इसी को बनाने के लिए इसमें हो सकता है कुछ फिगर्स मिसिंग हो जो वर्किंग नोट से निकालनी पड़े। ठीक है, तो वर्किंग नोट से जो फिगर्स निकालनी पड़ सकती हैं उसमें जो पहला अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है दैट इज दी शॉप स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, टू साइड पे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, या ओपनिंग स्टॉक आप बोल सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है इस वेंडर के पास। टू साइड पे परचेजर। ठीक है, बाय साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 99% केसेस में अब जो मैं बैलेंसिंग फिगर लिखने लगा हूं उसी को कैलकुलेट करने के लिए यह अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, दैट इज बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ठीक है, मैक्सिमम जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं जो आज तक आपसे पूछे गए हैं उसमें अगर शॉप स्टॉक अकाउंट बनता है तो जनरली ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं। अगर आपको शॉप स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, आप बना देना एक छोटा सा शॉप स्टॉक अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलती होगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो पर हम इसको ये लेकर चलते हैं, अगर शॉप स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन है हम ये अकाउंट इन एनी केस बना ही दें। ठीक है जी, छोटा सा एक शॉप स्टॉक अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमने वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना है दैट इज दी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू का अकाउंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू इसको बोला था, तो उसकी वैल्यू यहां पर हमने डालनी है। टू साइड पे टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, जितने साल के स्टार्टिंग में जो इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू बची हुई थी पिछले साल की वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे। टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज एट हायर परचेज प्राइस। ठीक है, एक बार लिखिए, फिर एक एग्जांपल से बताता हूं कि ये शॉप स्टॉक और इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज एट हायर परचेज प्राइस, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? ये जो मैंने यहाँ पर इसका बैलेंसिंग फिगर लिखा था और ये चीज सेम है? नहीं जी, क्या डिफरेंस है, वो कॉस्ट प्राइस है या हायर परचेज प्राइस है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी चीज सेम है। ठीक है, स्टेटमेंट वही है, बस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का एंट्री है, यहाँ पर हायर परचेज प्राइस का एंट्री। फॉर एग्जाम्पल ये चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन और आपको दिया गया है कि हायर परचेज प्राइस इज कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। ठीक है, और आपको गिवन है क्वेश्चन है कि हायर परचेज प्राइस कैसे डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉस्ट प्लस 25% से किया जाता है। और यहाँ पर ये शॉप स्टॉक से मैंने वैल्यू निकाल दी कि दिस वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए। ठीक है जी, तो ये वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे निकाल सकते हैं?
इसमें अगर मैं 25% जोड़ दूं, वो कॉस्ट ही है, कॉस्ट प्लस 25%, तो 12,50,000 जो वैल्यू आएगी वो यहां पर हम इंक्लूड करके दिखा दें। ठीक है, तो इसलिए शॉप स्टॉक अकाउंट मेरे लिए जरूरी है। जो आपने बोला था सर शॉप स्टॉक की कोई वैल्यू यहां तो लिखी नहीं है, पर इससे ये वैल्यू निकाली जा सकती है जो ये बनेगी, और ये वैल्यू मैंने डेबिट साइड पे लिख के दिखाई। ठीक है जी, ऐसे समझ आती है सबको? प्लीज एक बार रिप्लाई करेंगे। अगर बाय चांस ये बैलेंसिंग फिगर आपने निकाला है और आपको हायर परचेज प्राइस की कैलकुलेशन दी गई है, तो इस कॉस्ट में उतना प्रॉफिट जोड़ते हुए आप ये हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी, ये चीज समझ आई है? बिल्कुल जी। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये यहाँ पर ओपनिंग में डाला था मैंने, ये जो गुड्स सोल्ड है ये यहाँ पर भी डेबिट किया है, तो दोनों वैल्यूज मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। ठीक है जी, चले बाय साइड पे चलते हैं। बाय साइड पे जो वैल्यू हो सकती है बाय कैश, दैट इज फॉर जो डाउन पेमेंट्स आपने रिसीव की। ठीक है, एचपी स्टॉक अकाउंट में बाय कैश जो भी डाउन पेमेंट्स आपने रिसीव की हैं ड्यूरिंग द ईयर वो आपने इंक्लूड करके यहां पर दिखा देंगे। ठीक है जी, उसके बाद बाय गुड्स रीपोजेस्ड, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू। एक बार के लिए लिख लीजिएगा और क्वेश्चन में जब आएगा एक्चुअली आपके सामने तो ज्यादा क्लियर वहां पर हो जाएगा। अभी के लिए लिख लेते हैं गुड्स रीपोजेस्ड कौन से वाले आएंगे जिस पे इंस्टॉलमेंट्स ड्यू नहीं हुई है, क्योंकि ये नॉट ड्यू वाला अकाउंट है हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज जो आएगी यहाँ पर बाय एचपी डेटर्स अकाउंट, इसमें कौन सी वैल्यू आती है? टोटल इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर उसका है, पूरे साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू हुई थी वो यहाँ एचपी स्टॉक अकाउंट में बाय साइड पे एचपी डेटर्स के नाम से इंक्लूड करके दिखा दी जाएगी। ठीक है, और लास्ट में फाइनली बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो एचपी स्टॉक अकाउंट में ये सारी वैल्यूज हैं जो हमें गिवन हो सकती हैं, जो हमें इंक्लूड करनी है इस वाले अकाउंट में। ठीक है, इसमें बैलेंसिंग फिगर्स क्या क्या होंगे? डेबिट साइड की बात करते हैं। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है, ओपनिंग गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ये गिवन है तो ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, इसके अलावा तीसरा कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। ठीक है, एनी बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एचपी स्टॉक अकाउंट विल आइदर बी द ओपनिंग बैलेंस अगर वो नहीं गिवन, और द गुड्स सोल्ड अगर वो चीज नहीं गिवन है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर आया तो ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर देना है, गुड सोल्ड बैलेंसिंग फिगर आया तो गुड सोल्ड में यहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है जी, बाय साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है या तो एचपी डेटर्स होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, आइदर ऑफ द वैल्यूज, ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग बैलेंस आया तो क्लोजिंग एसेट्स में आपने इसको क्लोजिंग बैलेंस में आपने इसको इंक्लूड करना है। एचपी डेटर्स अगर आया, अभी अगला अकाउंट एचपी डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो वो वैल्यू वहां पर आपको ट्रांसफर कर देनी। ठीक है जी, एक बार देख के बताइएगा कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है। किसके मतलब बताओ? एचपी स्टॉक का मतलब है पूरे करंट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई थी वो वाली अकाउंट। तो पहले तो मैंने बोला कितनी स्टार्टिंग में थी, करंट ईयर में टोटल कितना सामान मैंने हायर परचेज से बेचा जिसकी टोटल इंस्टॉलमेंट क्या है? हाँ जी, ये सेल्स अकाउंट नहीं है आपका, ये एचपी स्टॉक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट्स का अकाउंट। ठीक है, सेल्स यहाँ पर ये सेल्स का अकाउंट कोई भी नहीं है इसमें। सेल्स तो अगर होंगी, अगर नॉर्मल स्टॉक सेल्स किया तो यहाँ इस अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, तो एक्चुअली सेल्स की एंट्री यहाँ डाली। स्टॉक की मूवमेंट जो आप बोल रहे हो कि सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए वो यहाँ डाली गई। ठीक है, बाकी सारे रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स का अकाउंट है। ठीक है, नाम से स्टॉक लगता है कि स्टॉक का अकाउंट है, पर एक्चुअली स्टॉक का अकाउंट नहीं, इंस्टॉलमेंट का अकाउंट है। ठीक है जी, लास्ट जो हमारा वर्किंग नोट बनेगा दैट इज दी एचपी डेटर्स अकाउंट, जिसको हमने क्या लिखा था? टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। ये इंस्टॉलमेंट ड्यू वाला अकाउंट। ठीक है, ये नॉट ड्यू अकाउंट था, ये हमारा ड्यू वाला अकाउंट था, तो इसमें ड्यू वाली एंट्रीज डालेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है? इसका भी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस, ये एचपी डेटर्स वाली वैल्यू टू एचपी स्टॉक सेम वैल्यू, यहां गिवन होगी तो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगी, वहां गिवन होगी तो वहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से बैलेंसिंग फिगर निकला तो यहां से आप यहां पर ट्रांसफर कर देंगे,
अगर यहां से बैलेंसिंग फिगर निकला होगा तो यहां से आप इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल दोनों में सेम वैल्यूज हैं। उसके बाद बाय साइड में बाय कैश, यहां कैश कौन सा, इंस्टॉलमेंट्स रिसीव, ठीक है। नॉट ड्यू अकाउंट में हमने कौन सा कैश डाला था, डाउन पेमेंट वाला, जो यहां पर हमने लिखा था, ठीक है। यहां पर कौन सा कैश डाला है, जो इंस्टॉलमेंट डाला था, जो भी यहां पर मुझे क्रेडिट करना है, ठीक है। तो अगर ये कैश गिवन है तो भी यहां पर क्रेडिट होना है, ये कैश गिवन है तो भी यहां पर आपको क्रेडिट करना है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, बाय गुड्स रिपोजेस्ड, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू, ठीक है। ध्यान रखना है गुड्स रिपोजेस्ड या तो यहां आएंगे या यहां आएंगे, एज पर द क्वेश्चन। अगर उसका लिखा होगा इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू तो इस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, अगर गुड्स रिपोजेस्ड का गिवन होगा इंस्टॉलमेंट्स ड्यू तो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है जी। और लास्ट में बाय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो एचपी डेटर्स में ये सारी वैल्यूज मुझे इंक्लूड करके दिखानी है। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, डेबिट साइड पे आएगा तो आइदर ऑफ दीज टू वैल्यूज जो भी मिसिंग है, ओपनिंग गिवन है फिर भी आता है तो एचपी स्टॉक अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, एचपी स्टॉक गिवन है फिर बैलेंस आता है तो उसको ओपनिंग बैलेंस लिख दें। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, अगर एचपी स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आया तो इसको स्टॉक अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर देना, ठीक है जी। क्रेडिट साइड की बात करते हैं, या तो इंस्टॉलमेंट्स आएगी या क्लोजिंग बैलेंस आएगी। क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ दी ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पर मुझे इसको ट्रांसफर करना है। और अगर कैश आया तो बाय कैश, यहाँ पर जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था इंस्टॉलमेंट रिसीव, वहां पर आपको ट्रांसफर करना है। हाँ जी, दोबारा बोलो क्या, डेटर वाला। अब इसका ओपनिंग बैलेंस, इस साल के स्टार्टिंग में कितनी ऐसी इंस्टॉलमेंट है जो पिछले साल ड्यू हुई थी जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। एचपी स्टॉक टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू कितनी हुई थी करंट ईयर में, तो ये स्टार्टिंग वाली कितनी थी, इसमें ड्यू कितनी हुई थी, उसमें से कितनी रिसीव कर ली, कितनी बची हुई, ठीक है। कितनी ना पे होने के कारण मैंने सामान को वापस रिपोजेट कर लिया, मतलब ऐसे गुड्स जिसपे इंस्टॉलमेंट ड्यू तो थी पर सामने वाले कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया और मैं सामान वापस उठा लिया। आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं है, मैंने आपको सामान बेचा, 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई थी, आपको मैं रेगुलर रिमाइंडर भेजता रहा, आपने फिर भी सामान मुझे पेमेंट नहीं की, ठीक है। और मैं आपसे सामान वो वापस से रिपोजेट कर लाया, तो यहाँ पर वो वाली चीज कि जो 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, जो आपने पैसा नहीं दिया और मैं सामान को वापस उठा ला, ठीक है। देख लीजिए प्लीज एक बार, यहां तक सबको ये चीज समझ आती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द बुक एक बार स्टार्ट करते हैं। अर्पित आपके पास बुक से पढ़ेंगे एक बार, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो हायर परचेज प्राइस आपको बोला गया है दैट इज कॉस्ट प्लस 60%, ठीक है जी। तो आपको बोला गया जो हायर परचेज प्राइस है वो कितना है, दैट इज कॉस्ट प्लस 60% से हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। From the following particulars, draft the higher purchase trading account and compute profit. ठीक है, तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट वो कहता है आपने बना के दिखाना और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने टी फॉर्म बना के छोड़ा है, ठीक है। मैं इसमें वैल्यूज डालता जाऊंगा, आप साथ साथ उसकी एंट्रीज डालते रहना। हाँ जी, क्या फर्स्ट एंट्री क्या गिवन है, इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस। एक बार पूरा पढ़ेंगे, डेट क्या गिवन है, गुड्स विद कस्टमर्स ऑन 1/4, ठीक है। आपको गिवन है गुड्स विद कस्टमर्स ऑन 1/4, हाँ जी 2014, कितनी वैल्यू है, 3,20,000 रुपए, ठीक है। गुड्स विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के पास वेंडर का सामान पड़ा है, ये हमने किस टर्म के लिए यूज किया था, एचपी स्टॉक अकाउंट के लिए यूज किया था, ठीक है। उसके लिए हमने लिखा था या तो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट होगा या स्टॉक ऑफ द वेंडर लाइंग विद द कस्टमर्स हमने लिखा, ठीक है। तो वही चीज है, कस्टमर के पास वेंडर का सामान या गुड्स पड़े हैं किस दिन, ओपनिंग डेट पे, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया इस वाले अकाउंट का। और ये अकाउंट हमारा कौन सा है, दैट इज द एचपी स्टॉक अकाउंट। तो एचपी स्टॉक अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं, कितनी वैल्यू गिवन है, 3,20,000 रुपए। तो अपने एचपी स्टॉक अकाउंट में टू ओपनिंग बैलेंस करके एंट्री डाल दीजिएगा, 3,20,000 रुपए। क्या ये चीज ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं आती है, आती है जी। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द शॉप स्टॉक अकाउंट डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही सेम बैलेंस यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस में भी ट्रांसफर करना है।
तो जो 3,20,000 है इसको हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ द शॉप स्टॉक अकाउंट, सॉरी एचपी स्टॉक अकाउंट के नाम से भी ट्रांसफर कर देते हैं। और ये चीज किस प्राइस पे है? हायर परचेज प्राइस पे है, तो इसका स्टॉक रिजर्व भी निकालना है। तो फटाफट से कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है? क्या डायरेक्टली 60% लगा सकता हूँ इस पे मैं? हाँ जी आनंद, क्या मैं 320 में डायरेक्टली 60% का प्रॉफिट अप्लाई कर सकता हूँ? अनन्या रिप्लाई करिए प्लीज, क्या हम 320 के ऊपर डायरेक्टली 60% प्रॉफिट लगा सकते हैं? नहीं जी, दिस इज नॉट द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द हायर परचेज प्राइस। प्रॉफिट मुझे कॉस्ट के ऊपर दिया है, तो आपको इक्वेट करना होगा, कॉस्ट भी एक्स, प्रॉफिट है 60% एक्स, दैट इज 0.6x। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, या हायर परचेज प्राइस कितना हो गया? दैट इज 1.6x। ठीक है, तो 1.6x किसको रिप्रेजेंट करता है? 3,20,000 को। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1.6, दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाती है 2 लाख। तो 2 लाख की चीज जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 320। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना इसमें इंक्लूड किया है उसने? 1,20,000 का प्रॉफिट उसने इंक्लूड किया। प्लीज ये कैलकुलेशन सारे एक बार देख के बताएंगे। ठीक है, वैसे इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए है। सेमेस्टर 1 में 3-4 चैप्टर्स में ये काम आपने किया था, सॉरी इनवॉइस प्राइस, उसके ऊपर लोडिंग्स कैलकुलेट, सेम चीज यहाँ पर है। प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन है, गिवन आपको हायर परचेज प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है, तो उसको इक्वेट करते हुए मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक, फटाफट से मुझे देख के बताइएगा। अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो मैं 100 से भी समझा देता हूँ। अगर क्लियर है सबको तो बहुत अच्छी बात है, 100 से समझा दो। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 60, हायर परचेज प्राइस 160, 160 पे 60 का प्रॉफिट। ठीक है, तो 320 पे कितना हो जाएगा? 60 बाय 160 ऑफ 320। तो इसमें डायरेक्टली आपका 1,20,000 का प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे भी आपको इजी लगता है। ठीक है, 100 लेके इजी लगता है 100 लेके कर लीजिएगा, कईयों को x लेके इजी लगता है, आप x लेके कर लीजिएगा। अनन्या क्लियर है? और बाकी सब नितिका, आदिति, चाहत एंड पार्थ? 15 1.6, दिस इज 1.6 x प्लस 0.6x, दोनों को ऐड किया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये 1.6x बन गया। तो 1.6x जो हायर परचेज प्राइस है उसको डिनोट करती है, तो x मैंने वहां से कैलकुलेट किया था। ठीक है अनन्या, चलिए अगले ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू एज ऑन 1st ऑफ अप्रैल। ड्यू अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस। ड्यू अकाउंट कौन सा है हमारा? डेटर्स वाला अकाउंट। ये हमारा, ये नॉट ड्यू अकाउंट है, ये हमारा ड्यू वाला अकाउंट है। तो नॉट ड्यू का ओपनिंग बैलेंस दिया था उसमें ट्रांसफर कर दिया था, ड्यू का ओपनिंग बैलेंस दिया तो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। क्या वैल्यू है? 20,000 रुपीज। क्या ये वैल्यू ट्रेडिंग में डालनी है? बिल्कुल डालनी है जी। डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको भी यहाँ पर हम इंक्लूड करके दिखा देते हैं। और इसके ऊपर कोई लोडिंग हमें कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है, लोडिंग सिर्फ स्टॉक के ओपनिंग क्लोजिंग और गुड्स सोल्ड वाली वैल्यू पे है, बाकी किसी चीज पे मुझे लोडिंग कैलकुलेट नहीं करनी। क्लियर है जी ये ट्रांजैक्शन? अगली ट्रांजैक्शन बढ़िए, क्या है? Goods sold on hire purchase during the accounting year. गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एट कॉस्ट प्राइस या हायर परचेज प्राइस? कुछ नहीं गिवन, साइलेंट है तो हम अज्यूम करके चलेंगे हायर परचेज प्राइस से दिया गया है। सेल्स की वैल्यू गिवन है तो कॉस्ट पे क्यों देगा, वो सेल्स की वैल्यू पे ही देगा। तो आपको गिवन है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, और ये नहीं बताया कॉस्ट है या हायर परचेज है, तो हम अज्यूम कर लेंगे वो हायर परचेज प्राइस है। तो कितनी वैल्यू गिवन है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज? 16 लाख रुपीज ये आपको दिया गया है। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ द एचपी स्टॉक अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज एट हायर परचेज प्राइस। क्या ये चीज ट्रेडिंग में आती है? बिल्कुल आती है जी। यही सेम चीज यहाँ पर मैंने डेबिट की है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस, दैट इज 16 लाख रुपीज। क्या इसकी लोडिंग कैलकुलेट करनी है? बिल्कुल करनी है। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए यहाँ कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मेरे पास एक आंसर आया है 6 लाख रुपीज। बाकी सब कैलकुलेट करके बताइएगा कितना ही प्रॉफिट आता है। ठीक है, दोबारा से 16 लाख रिप्रेजेंट दी हायर परचेज प्राइस। तो x या 100 लेके जैसे भी आपने इक्वेट किया है,
ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है दैट इज 6 लाख रुपीज। हाँ जी, स्टेटमेंट लिखी है ना, गुड्स सोल्ड एंड हायर परचेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। ओके, अगर लिखा होता कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया होता तो मैं यहाँ पर ये एंटर डालता और उसमें प्रॉफिट जोड़ के यहाँ पर डाल देता। तो एग्जाम्पल कॉस्ट दिया होता 10 लाख, तो 10 लाख में 6 लाख का प्रॉफिट जोड़ता, 16 लाख ये अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, तो कॉस्ट अगर दिया होता तो कॉस्ट में तो डायरेक्टली 60% लगा सकते हैं क्योंकि कॉस्ट में ही जोड़ा है, तो उसमें डायरेक्टली वैल्यू को ऐड करते हुए यहाँ पर हायर परचेज प्राइस की वैल्यू इंक्लूड कर दो। ठीक है जी, चलिए अगले ट्रांजैक्शन पर मूव करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये दिया है, क्या वो डाउन पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट है? कुछ नहीं गिवन है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए अगर कैश रिसीव हुआ है? इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए। डाउन पेमेंट मैं आपको पहले दिन बताया था वो कंपलसरी नहीं है कि होगी ही होगी, पर इंस्टॉलमेंट तो कंपलसरी है। अगर इंस्टॉलमेंट में सामान बेचा है तो इसका इंस्टॉलमेंट का पैसा तो आया ही होगा। तो अगर डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगी वो डाउन पेमेंट के नाम से ही दिया होगा। अगर नॉर्मली ही कैश रिसीव्ड आपको दिया गया है और ये नहीं बताया कि डाउन पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट, तो हमेशा ही उसको हम इंस्टॉलमेंट्स लेके इंक्लूड करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड होती है बाय साइड पे बाय कैश, डेटर्स अकाउंट में कितनी वैल्यू? 11,20,000। क्या ये चीज ट्रेडिंग में जाती है? बिल्कुल जाती है। बाय कैश डाउन पेमेंट भी आती है, इंस्टॉलमेंट भी आती है, तो यहाँ डाल देते हैं बाय साइड पे 11,20,000 रुपीज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम कस्टमर valued at 40%. आपको ब्रैकेट में गिवन है वैल्यूड एट 40%, और क्या गिवन है? 16,000। कुछ और भी 40,000 दिया हुआ है शायद। अनपेड इंस्टॉलमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, दैट इज 40,000 रुपीज। ठीक है, तो एक बार इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं जो मैंने आपको बताया था। गुड्स रीपोजेस्ड 3 जगह पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कहाँ कहाँ और या कौन कौन सी वैल्यू को मुझे ट्रांसफर करना है इसको ध्यान से समझते हैं। पहले बात करते हैं गुड्स रीपोजेस्ड वैल्यूड एट 40%। ये स्टेटमेंट आपको दी थी 16,000, तो आपके अकॉर्डिंग 16,000 एग्रीड वैल्यू है जिसमें वो टेक ओवर करके लेके गया है। क्या ये ड्यू की वैल्यू है या नॉट ड्यू की वैल्यू है? Goods repossessed from customers valued at 40%, which is given 16,000। तो 16,000 जिस वैल्यू पे वो टेक ओवर करके ले गया है वो वाली वैल्यू है, या ये इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू की वैल्यू है, या ये इंस्टॉलमेंट ड्यू की वैल्यू? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? जिसपे वो टेक ओवर करके ले गया वही गिवन है ना। गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम कस्टमर जिसकी वैल्यू 16,000 गिवन है, इसका मतलब 16,000 पे आपने इन गुड्स को रिपोजेस किया था। पर एग्रीड वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, जो वैल्यू में गुड्स को रिपोजेस किया जाता है वो वैल्यू यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर डाल दो 16,000 ना, बिल्कुल डालेंगे। आपने ही बोला ना ये एग्रीड वैल्यू है, इसी वैल्यू पे टेक ओवर हुआ। एग्रीड है तो 16,000 एग्रीड ही है क्योंकि इसी वैल्यू पे वो टेक ओवर करके ले गया। ठीक है, ध्यान से समझना, जो वैल्यू पे वो सामान को एक्चुअली रिपोजेस करेगा वो एग्रीड वैल्यू होती है, और जो भी एग्रीड वैल्यू होगी वो ट्रेडिंग में क्रेडिट करके आपने दिखानी है। एक बार प्लीज देख के बता दीजिएगा ये चीज समझ आई है जो मैंने अभी बोली है? हाँ जी, सबको क्लियर है? ठीक है, तो जो एक्चुअल टेक ओवर प्राइस या रीपोजेस प्राइस ऑफ द गुड्स होगी उसको एग्रीड वैल्यू बोला जाता है, जिसको यहाँ क्रेडिट करके आपने दिखाना। ये कहता है 16,000 कैसे निकाला था, वो कहता है जो भी इसकी वैल्यू ड्यू थी उसका 40%, और क्वेश्चन कहता है इस पे इंस्टॉलमेंट कितनी ड्यू थी? 40,000 की। तो 40,000 का 40% 16,000 ही बनता है। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में 16,000 ना दिया होता, डायरेक्टली ये दो चीजें दे देता। 40,000 की इंस्टॉलमेंट इससे अनपेड थी जिसको 40% पे वैल्यू करके उसने टेक ओवर कर लिया। तो 40,000 का 40% ये 16,000 आपको ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, अब ये 40,000 की इंस्टॉलमेंट इस पे अनपेड थी। अनपेड से आपको क्या समझ आता है, ड्यू होनी चाहिए या नॉट ड्यू होनी चाहिए? तनिष्क कहता है नॉट ड्यू, अर्पित कहता है ड्यू। आप दोनों को क्या आंसर है, या आप बाकी जो ऑनलाइन कनेक्टेड है मेरे साथ? पेड है मतलब ड्यू। ड्यू, हाँ जी। चिराग आपका क्या आंसर हुआ? ड्यू। ठीक है, इसमें नॉट ड्यू नहीं होगा। अनपेड आपको कैसे पता लगेगा? जब आप मेरे से इंस्टॉलमेंट मांगेगा और मैं नहीं दूंगा तभी अनपेड है। इसका मतलब ड्यू हुई थी जो आपने पे नहीं किए तभी अनपेड है। अगर नॉट ड्यू होती, अभी मैंने पैसा ही नहीं मांगा तो मैं अनपेड कैसे बोल सकता हूँ?
ठीक है, तो जहां भी अनपेड इंस्टॉलमेंट्स लिखा होगा, ध्यान रखना ड्यू इंस्टॉलमेंट्स के लिए वो टर्म यूज की जाती है। ठीक है, लॉजिकल सी बात है, अगर मैंने पैसा मांगा ही नहीं तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे? मैंने पैसा मांगा और आपने नहीं दिया तो वो अनपेड है। तो इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई होंगी जो आपने नहीं दी, तभी अनपेड। तो इसका मतलब 40,000 इंस्टॉलमेंट इन गुड्स रीपोजेस पे ड्यू थी। ड्यू थी तो ड्यू का मतलब ये कौन से अकाउंट में जानी चाहिए? ड्यू वाले अकाउंट में जानी चाहिए। अगर यहाँ अनपेड की जगह नॉट ड्यू लिखा होता तो ये 40,000 में इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तभी मैंने बोला। हाँ जी, क्या माइनस नहीं करेंगे? नहीं, माइनस कुछ नहीं करना। 16,000 इज 40% ऑफ दिस 40,000। ये हो सकता है अगर मेरे जैसा उल्टी खोपड़ी वाला क्वेश्चन पेपर बनाए तो मैं ये वैल्यू उड़ा दूंगा वहां से। ठीक है, कि ये 16,000, क्योंकि 40,000 का 40% 16,000 होता है, वो आपको कैलकुलेट कर आप कर भी सकते हैं। ठीक है, कि वो कहता है कि ये मैंने वैल्यू कैसे निकाली, जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी उसका 40%, और ये ड्यू वाली वैल्यू मैंने आपको दे दी, तो इसका 40% ही करना है ना। तो इतनी सी चीज ऑब्वियस है। तो इसने यहाँ पर क्वेश्चन में 40,000 की 40% की वैल्यू दे दी है। हो सकता है ये वैल्यू ना भी गिवन हो तो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी अनन्या? ठीक है, तो मैंने आपको बोला था या तो यहां पर या यहां पर वैल्यू कैसे पता लगेगा? वो यहां से पता लगेगा कि जो गुड्स रिपोजेस हैं, अगर नॉट ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो यहां डाल देंगे, अगर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो यहां डाल देंगे। तो इस केस में ड्यू वाले इंस्टॉलमेंट थी, इसलिए मैंने इसको ड्यू अकाउंट में इंक्लूड करके दिखा दिया। हाँ जी, नतिका, आदित्य, चाहत, पार्थ, आप लोग भी रिप्लाई करिए, समझ आती है ये चीज? हाँ जी, चाहत, पार्थ। चले अगली ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये गुड्स रिपोजेस एग्रीड वैल्यू यहाँ डाल दी, नॉट ड्यू वाली जो वैल्यू, सॉरी ड्यू वाली जो वैल्यू थी उसको ड्यू अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़िए। Goods with customers as on 31 गुड्स विद कस्टमर्स, अभी हमने डिस्कस किया, तो गुड्स विद कस्टमर्स का मतलब है स्टॉक अकाउंट की वो बात कर रहे हैं, एचपी स्टॉक की, और वो क्लोजिंग डेट पे उसका वैल्यू या क्लोजिंग डेट पे उसका बैलेंस आपको दिया गया है। तो इसका क्या मतलब? स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, कितनी वैल्यू है? 7,20,000 रुपीज। ठीक है, वो कहता है गुड्स विद कस्टमर्स एज ऑन 31 मार्च। तो इसका मतलब स्टॉक अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की वो बात कर रहा है। क्या ये चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आती है? बिल्कुल आती है जी। यहाँ पर हमने क्लोजिंग बैलेंसेस में लिखा था, तो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं 7,20,000। और ये चीज हायर परचेज प्राइस है तो इसकी लोडिंग भी डालनी है। तो एक बार फटाफट से लोडिंग कैलकुलेट करके बताइएगा कितनी आती है। ठीक है, मेरे पास एक आंसर आया है 2,70,000। प्लीज एक बार चेक करिएगा। ठीक है, दोबारा से सेम एचपी प्राइस है, कॉस्ट पे प्रॉफिट है, तो डायरेक्टली नहीं लगेगा, मुझे इक्वेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखना जितना ही आता है। ठीक है, तो 2,70,000 ये मेरे स्टॉक रिजर्व या इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो मैंने यहाँ पर उसकी एंट्री को इंक्लूड करके दिखा दिया। अगली ट्रांजैक्शन पढ़िए प्लीज, क्या है? बस ये चीज आपको दी गई है। तो शॉप स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो ये अकाउंट नहीं भी बनाते तो चल जाता। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, शॉप स्टॉक को छोड़ते हैं। अब ये दो अकाउंट्स मेरे पास दिए गए हैं, तो पहले इनकी बैलेंसिंग करते हैं। ठीक, तो अगर हम शॉप स्टॉक को, अब ये नहीं करना कि पहले हमेशा शॉप स्टॉक को ही बैलेंस करना है या डेटर्स को ही बैलेंस करना है। थोड़ा सा इसको लॉजिकली या ध्यान से आपको बैलेंस करना होगा। सबसे पहले चेक करिए किसमें लगता है कि एक ही वैल्यू मिसिंग बची हुई है, इसमें या इसमें? स्टॉक वाले में, क्योंकि इसमें अभी ये वाली वैल्यू भी मिसिंग दिख रही है, ये भी वैल्यू मिसिंग दिख रही है, तो इसमें दो वैल्यूज अभी मिसिंग है। स्टॉक में चले तो इसमें एक ही बैलेंसिंग फिगर जो मिसिंग है, दैट इज एचपी डेटर्स अकाउंट। तो पहले उसी को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो एचपी डेटर्स इसी को बैलेंस करते हैं। कितना बोला आपने? 12 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, दैट इज 12 लाख। अब एचपी डेटर्स बैलेंसिंग फिगर आया तो उस वैल्यू को यहाँ उसके डेटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, 12 लाख। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब इसमें सिंगल वैल्यू रहेगी बैलेंस करने वाली, कितनी आ जाती है जी ये वैल्यू? 60,000 रुपीज। क्या ये 60,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? बिल्कुल आता है। क्लोजिंग बैलेंसेस में डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी डालते हैं, तो 60,000 यहाँ डालते हैं। अब सारी एंट्रीज इंक्लूड कर दी है, तो प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कितना जी? 4,26,000 रुपीज।